हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर 14 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, जिसमें आज हम करेंगे कल्चरल डेवलपमेंट इन अ मेडिवल्स इंडिया। यानी देखा जाए तो इतिहास के जो है मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास। ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है कई मायने में हर एक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे एनआईएस बोर्ड हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड हो या किसी का बोर्ड हो। कहते हैं अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका जो है अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो को। तो कई मायने में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण भी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, the music. The music here, the Sultanate period. The information of the music of the Sultanate period is limited. The important phase in the development of music during the period of belong to the time of Amir Khusro. It is during to the period that is the Qawwali style is said to be ever developed. He is also credited for the development of many modern rags like Imam, Goros and the Sonam. He is the credited with the creation of a new musical instrument, the sitar, that is a combination of the Indian Beena and the Iranians is the tambura. There is a Turkish as a credit with the wearings of music instrument like tababs and saragangi into Southern Asia. In the Vrindavans is a Swami Haridas is a promoted to the music, and it is considered to have a touched as a Tansen who was at the court of the Mughal Empire Akbar. The Tansen is the most important Mughal Empire Akbar time. Tansen is regarded as an important exponent of their Hindustani classical music, and it is credited with the introducing a rag as the Milian Ki Malhar. The Milian Ki Malhar is the most important, and Milian Ki the Thodi and Barbari. The Raja is a Man Singh's is said to be a play a important role in the profession of the is the Drupad style of the northern Indian music. In the south, a system of rag known as the Janaka and the Janya rags is excited to the during this period. And the Soramela and Kalandai is a Ramatyams and the Kondavadu written in the 15 to the 50 described to the 20 Jana and the 64 Janas rag. By the 18th century, several new form of the music like Tarana, Dara and the Ghazal and how come into the excitance. That is the most important here of music. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है संगीत। देखिए संगीत जो है अगर देखा जाए अकबर के समय या मध्यकालीन में, तो कहते हैं संगीत का जो है विकास बहुत कम हुआ था, लेकिन फिर भी कहते हैं संगीत जो है अपना एक चरम सीमा पर था और उसका जो है सबसे अधिक श्रेय जाता है तो तान सिंह को जाता है, जो कि अकबर के दरबारी जो थे सितार वादक थे और वो गायक थे। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। और संगीत देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उस समय जो है ईश्वर की भक्ति के रूप में। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि संगीत जो है सल्तनत काल के दौरान संगीत की जानकारी बहुत ही सीमित थी। और कहते हैं संगीत के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण हमें
खुसारों के समय मिलता है। कहा जाता है कि इसी युग में कव्वाली विद्या का जो है उदय विकास हुआ था। यानी देखा जाए तो इसका जो है शुभ आरंभ जो था खुरासों के समय हुआ था। खुसारों ने इसका काफ़ी जो एस्टेब्लिश किया था। यानी खुसारों के समय जो है कव्वाली का जो है काफ़ी विकास हुआ और कहते हैं संगीत का जो उद्भव है कव्वाली विद्या का उद्भव के साथ ही हुआ था। और कई आधुनिक राग जैसे रहमान, गोरा और सनम के विकास का श्रेय भी उन्हें ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो इस तरह के रागों का जो है विकास किया था। उन्होंने संगीत में नए जो है वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया, जैसे सितार जो भारतीय बीना तथा फारसी तंबुरा का मिश्रण रूप था। यानी देखा जाए तो अगर आपको पता होगा कि वाद्य यंत्र जो सितार था, जो भारतीय वीणा और फारसी तंबुरा का जो है मिश्रण रूप कहा जा सकता है। और दक्षिण एशिया में नए वाद्य यंत्र जो है रबाब और जो सारंगी जो है तुर्कों के साथ मध्य एशिया में भी आ गए थे। कहते वृंदावन में जो है स्वामी हरिदास ने संगीत को जो है काफ़ी प्रोत्साहन किया और मुगल बादशाह के दरबार के रत्नों में से तानसेन को जो है दीक्षित किया गया था। यानी देखा जाए तो तानसेन को दीक्षा प्राप्त थी संगीत में, और तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य रत्न माने जाते हैं तथा उन्हें नई राग जैसे कि मियाँ और मल्हार मियाँ जो अटोडी जैसे दरबारियों के समक्ष भी उन्होंने काफ़ी जो है महत्वपूर्ण अपना जो है स्थान रखता है, और उन्होंने कई शैलियों का भी यहाँ पर विकास किया है। यदि बात करें द्रौपदी शैली की तो कहा जाता है इसमें जो है प्रबंधता में राजा मान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यानी जो द्रौपदी शैली है संगीत का, उसमें जो है मान सिंह का नाम जो है सर्व ऊपर है। कहते हैं दक्षिण में जो है इनको जनक के रूप में जाना जाता है तथा अन्य रागों के नई शैली इस युग में मिलती है। कहते कोटाबिंदु और जो है रामामात्य द्वारा जो है 1550 ईस्वी में रचित स्वर्ण मेलक जो है कलनिधि में 20 जो है जनन और 64 जो है जनन रागों का जो है विवरण हमें मिलता है। कहते हैं 18वीं शताब्दी तक जो है संगीत की नई विद्याएं जो है तरागा, दरार और गज़ल के अस्तित्व में भी हमें देखने को मिलता है। तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है संगीत का, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। कहते हैं सबका यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और कहते हैं उस समय रागों का जो था इतना अधिक विकसित नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है आज कई रागों का जो है विकास हुआ। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूज़िक का अगर श्रेय जाता भी है तो तानसेन को जाता है, जिन्होंने जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक को काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया और काफ़ी जो है उन्होंने जो है राग का जो है उत्पत्ति किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आगे का टॉपिक जो है हमारा है पेंटिंग यानी चित्रकला। देखते हैं क्या है वो भी मध्यकालीन समय में। The next topic is the most important here of painting. The painting is the most important here Sultanate period. The painting is the most important play of the role in the Sultanate period. The development of the painting during the Sultanate period has not been to the studies because of the limited samples. The closest view that one has of morals is the Sultanate is to be a numerous is a literacy reference. This earliest reference to be morals is a Qasida in the Paris of the Itumis, which describe the figures adapted to the pond to the escadrille of their main arch, and that was a rise to the welcome to the environs of the Khalifa. In another reference of the Turqa is a Firoz Shahi, where is the reference to the Sultan is a seeking to a ban to the tradition of the figures painting on the wall of the faces of the Delhi. Quranics is a calligraphers has also become popular across the South Asia during this period. The earliest is a copy of the Quran as dated 1399 was written by the Gwalior, and is a manuscript was decorated with this variety of the ornamentals modified by the 15th century. The kingdom of Gujarat, Malwa and Jaunpur emerged as an important center of art. The painting is a Middle India is entered a new phase under the Mughals. There is a character of painting across the North India. The Mughal painting are defined by their style and subject popular at the emperor's court. The earlier origins of the Mughal school of the painting can be traced to the Kabul. During the reign of the Humayun, two parents artists, the Mr. Said Ali and the Abdus Samad, where is a patronized. There is important here.
Akbar adapted them to the trade to the manuscript of Hamazama. There is the most important here, Hamazama, and this manuscript of the 1,400 pages and is compiled by the artist derived from to the Gwalior, Gujarat, Lahore, and Kashmir. It is during this period that many features of the Mughal painting developed. Many paintings of this period are collaborate of effort with the two or even four painters. The working on a painting. Among the important features of the painting of the period are restricted movement of the figures, a finances of the lines of drawing and flat is a demonstrations of the architectures is a column. The Mughal painting are also is a mark with the naturalisms and the rums and there is a clothing of the object is assumed or Indian form and the use of the subdivisions. A sense in the background, the two most common themes is the Mughal paintings of this period are specific even in the court and the portraits of the leading personality. That is the most important here a painting. Here show the most important painting of the Mughal Empire time. There is important painting show in this picture. During the design of the Jahangir, there is a other change in the style of Mughal painting. The painting of the Jahangir is a period accentuated of the florist of style have a border is a margin which is a well decorated with the depiction of the flora and faces of the human figures and the naturalistics of representation mature during the design of Jahangir and the use of tree, bird, stem and the river in the backdrops of painting become a very popular on this time. There is an interesting the scenes of the love and portrait of the woman member attached to there is a royal court of Mughal painting of the Shah Jahan period. Well, the painting of the Aurangzeb period provide to the glass piece of the Mughal Empire during the campaigns. As architectures as the Mughal painting also give a way to be growth and development of the regional style, and that is a try to replicate the same feature of the characteristics of decorated design. The Rajput painting that are also of the same period consist of the various different court style and corresponding to the various Rajput kingdom. The Rajput painting during the 16th and 17th centuries use a many a representation of the mythology and the court of scenes. And here show the Rajput times of painting in this picture. Here show the Rajput painting. There is a most important here a Rajput time the painting is a making on this style. There is a most important painting show in your screen. The Rajput painting are spread over to a large or geographical region and with each region is forming a separate subtopic in the artistic themes. The other style that were popular were the regional style of the Deccan and the regional of Bengal, Gujarat and Orissa. There is the most important decline of the design of the Bengal, Gujarat and Orissa. The Rajput painting have further flourished in the 18th century when many of the artists shifted to the court of their new patrons, and this also is considered with the emergence of the many smaller design style of the painting. And these paintings are known as from to the intensity of the color that their use of the depth of the hunting scenes, potential of the invisual and the musical scenes. The main style of the painting were a Mewar and the Bandis and there is a Kishangarh school. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चित्रकला. देखिए चित्रकला देखा जाए तो सल्तनत पीरियड के दौरान जो है बहुत विस्तृत हुआ, खासतौर पर मुगल कालीन देखा जाए तो. लेकिन यहाँ पर चित्रकला की जो है एक अलग ही नमूना हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. कहते हैं उस समय अपनी भावनाओं का जो वर्णन होती थी, भावनाओं का जो वो अपने उजागर करना चाहते थे वो चित्रों के माध्यम से किया करते थे. और इस समय मुगलों ने जो है चित्र की संरक्षण में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया. देखा जाए तो औरंगजेब तक जो है काफ़ी चित्रों का जो है महत्व
दिया गया और कहते हैं इनकी शैलियों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये चित्रकला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है किसी भी समय काल की जो है जानकारी देने में, और कहते हैं उस समय की जो है भावनाओं को भी विकास करने में चित्र का जो है अहम भूमिका होती है। तो यही बात यहाँ चित्रकला भी कहती है कि चित्रकला जो है प्रतिरूपी की वजह से सल्तनत युग में चित्रकला के विकास का अध्ययन हो नहीं सका था। सबसे नज़दीकी दृष्टिकोण सल्तनत काल के साहित्यिक प्रसंगों से प्राप्त जो है भित्ति चित्र से मिलती है। देखा जाए तो अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो भित्ति चित्र जो थी उस समय काफ़ी पॉपुलर थी और हमें बहुत सी जानकारी जो है भित्ति चित्र से ही प्राप्त होती है। भित्ति चित्र का जो आरंभिक संदर्भ जो है इल्तुतमिश के प्रशंसा कसीदा से प्राप्त होती है, जो कि खलीफा के राजपूत 15वीं शताब्दी तक गुजरात और मलबा और जौनपुर के जो है राज्य काल कला के प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। यानी देखा जाए तो यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि कौन क्षेत्र जो थे कला के रूप में उभरे थे 15वीं शताब्दी में। तो गुजरात, मलबा और जौनपुर जो है मुख्य थे। मुगलों के काल में जो है भारत में चित्रकला ने नए युग में प्रवेश किया और उन्होंने पूरे उत्तर भारत में चित्रों के चरित्रों को जो है पूरी तरह से बदल दिया। कहते हैं मुगल चित्रकला शाही दरबार में जो है प्रचलित विषय तथा शैलियों द्वारा प्रभाषित होती थी, और मुगल चित्रकला की जो है आरंभिक शैली हमें काबुल से मिलती है। कहते हैं हुमायूं के शासनकाल में दो प्रमुख फारसी चित्रकारों मीर और जो है सैयद अली और अब्दुल समद जो राजशाही संरक्षण प्राप्त था का मुख्य माना जा सकता है। यानी हुमायूं के समय जो है शासनकाल में दो प्रमुख फारसी चित्रकार हुआ करते थे, एक मीर सैयद अली और दूसरा जो था अब्दुल समद को राजशाही संरक्षण प्राप्त है, यानी राजा द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि मुगल कालीन चित्र जो है कितनी विस्तृत है और कितना क्लैरिटी इसमें दिखाई गई है। तो ये मुगल कालीन चित्र को जो है दर्शाता है और ये अपनी विशेषताओं के साथ जो है अपने आप में बहुत खासियत ये चित्र रखती है। तो ये मुगल कालीन चित्र है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर ने उन्हें जो है हमजानामा और जो है पांडुलिपि की व्याख्या करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए अकबर ने भी कहते हैं बहुत से जो है पांडुलिपि लिखने की व्याख्या करने के लिए नियुक्ति किया गया था, और कहते हैं 1400 पुष्ट वाली पांडुलिपि जो है ग्वालियर, गुजरात और लाहौर तथा कश्मीर के कलाकारों द्वारा जो है रचित भी है। इसी काल के दौरान मुगल काल की नई विशेषता विकसित भी हुई और इस युग में जो है एक ही चित्र पर दो या दो से यहाँ तक कि 4 चित्रों द्वारा बनाए गए चित्र जो है सामूहिक कार्य था। और इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता में मुख्य हैं आकृतियों की सीमित जो है गतिविधियाँ और चित्रकारी की रेखाओं की जो है प्रकृति तथा वस्तु शिल्पी प्रस्तंभ को जो है चित्रण करना होता है। कहते हैं मुगल चित्रकला अपनी स्वाभाविकता तथा लय, भारतीय वस्त्र पात्रों का चित्रण तथा जो है पृष्ठभूमि में जो है पूरक दृश्य के प्रयोग के लिए भी काफ़ी विख्यात है। कहते हैं मुगल चित्रकला की दो प्रमुख विषय वस्तु दरबार की मुख्य घटनाओं का चित्रण जो है विख्यात व्यक्तियों के जो है रूप चित्र थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि उस समय मुगल कालीन में जो थे चित्रों की आकृति पर काफ़ी महत्वता रखती है। जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला में और परिवर्तन प्रचित होती नजर आई। जहांगीर कला जो है कालीन चित्रकला जो है रूपवादी शैली पर जोर देती है तथा जो है विविध हर्षियों वाले चित्र भी मिलते हैं जो वनस्पति तथा जो है मानवीय कृतियों के चेहरे को चित्रण द्वारा सुसज्जित है। यह स्वाभाविक बात है कि जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी जो है चित्रण फला फूला, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रण काफ़ी फला फूला और चित्रों की जो है पृष्ठभूमि में वृक्षों, नदियों, पक्षियों और नहरों का प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय हो गया। शाहजहां के शासनकाल में बने चित्रों में जो है शाही दरबार से संबंधित जो है स्त्रियों का चित्रण तथा प्रेम के रोचक दृश्य परिलक्षित होते हैं, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में बने चित्र मुगल शासक के सैन्य अभियान की झलक दिखलाते हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे विचारधारा थी उसी प्रकार के जो है चित्र यहाँ पर देखने को मिला। कहते हैं मुगल कालीन में समाजिक जो है कला में भी मुगल चित्रकारी के क्षेत्रीय शैली का विकास तथा प्रगति के लिए मार्ग काफ़ी प्रशस्त कर दिया था, जिसने जो है सामान्य विशेषताओं वाली आकृतियों को जो है दोहराने का प्रयत्न भी किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। इसी काल में देखा जाए तो राजपूत चित्रकारी में भी विशेष राजपूती शासकों के जो है विविध राज दरबारों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। यानी राजपूत ने भी जो है चित्रकला में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और कहते हैं 16वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला में कई जो है प्राणियों का जो दरबार के दृश्य का चित्रण हमें मिलता है।
राजपूत कला की चित्रकला बहुत ही विस्तृत भूभाग पर जो है फैली हुई थी और हर क्षेत्र में कलात्मक विषय में जो विभिन्न उप विषय का जो है निर्माण हुआ। अन्य लोकप्रिय क्षेत्रीय शैली में जो है दक्षिणी शैली मुख्य थी तथा बंगाल, गुजरात, उड़ीसा में भी कला की क्षेत्रीय शैली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। राजपूत चित्रकला पुण्य 18वीं शताब्दी में काफ़ी फली फूली जब कलाकार अपने नए संरक्षण के शरण में आए थे। इसी समय काल की कई क्षेत्रीय शैली का उदय भी देखने को हमें मिलता है और ये चित्र अपने रंगों और चटखारता के लिए विख्यात थे तथा कहते हैं अलखेट के दृश्य व्यक्तियों का जो है रेखा चित्र और संगीत सत्र का वर्णन इसमें बहुत काफ़ी मिलती है। और इस चित्रकला की जो है मुख्य शैली कहते हैं मेवाड़ और बूंदी और जो है किशनगढ़ शैली थी। तो देखा जाए तो राजपूत के भी चित्र जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वो महत्वपूर्णता के साथ भरी पड़ी थी। तो इसको जो है देखने से ये पता लगेगा कि उस समय की चित्रकला किस प्रकार की थी। चलिए देखते हैं चित्र कैसी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजपूत के समय बनाया गया कितने महत्वपूर्ण चित्र यहाँ दर्शाए गए हैं, क्या इनकी खासियत है, क्या खूबी है, आप बेखूबी इनको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, राजपूत शासनकाल के अंतर्गत जो बनाया गया चित्रकला थी और इसको जो है यहाँ पर आपके स्क्रीन में आप देख सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण चित्र है, उनकी जो है पेंटिंग की कला कैसी है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट है, अगर इसको हम रंगीन में देखें तो ये काफ़ी विशेषताओं को जो है उजागर करता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।